गुड इवनिंग जी। हाँ जी, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, है ना। पीछे से कहीं भी कोई दिक्कत है? माहिंग ऑनलाइन नहीं दिखा माहिंग नहीं माहिंग आज नहीं कोई नहीं आई नहीं ऑनलाइन। ठीक हाँ वो नहीं है। माधव और मानव तो मैथमेटिक्स लगा उसको चल ही नहीं पाएगी मेरे से, तो मैथमेटिक्स विड्रॉ ही कर लिया। हाँ मैथमेटिक्स वो दूसरे सब्जेक्ट छोड़ दिया ना, फिजिकल एजुकेशन वाला ले लिया वो ना। हाँ मानव मानव बड़े वाला जो है ना, उसने मैथमेटिक्स उससे हो ही नहीं पा रही थी। माधव हाँ, जहाँ पहले पढ़ते थे ना, वो उनके उनके टीचर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी बीच में, इसलिए यहाँ पर आए थे वो। उनकी तबीयत ठीक हो गई थोड़ा सा, वापस वहीं चले। हाँ वो तो लग रहा था, सही कह रहे हो, उसका तो लग रहा था, क्योंकि 11th का पूछो तो नहीं पता, 10th का पूछो तो नहीं पता, और सब कुछ नहीं पता तो फिर तो बड़ा मुश्किल है 12th की बस कर पाना। कुछ तो आइडिया होना चाहिए पीछे का। हाँ जी जरा निकालेंगे जरा। हाँ जी स्नेहा, ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे ना। तो थोड़ा सा जैसे मैं कहा, थोड़ा सा स्पीड लेके चलेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी हो जाए और जल्दी भी हो जाए ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बताइए कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8 है ना। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। एक बार निकालेंगे जरा, बताएंगे जल्दी से क्या क्वेश्चन था 9 वाला। चलो मैं लिख देता हूँ, एक मिनट जरा। क्वेश्चन नंबर 9 ये सब्स्टिट्यूशन वाला 9th वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कुछ क्वेश्चन बड़े यूनिक भी होते हैं, उनमें दिक्कत आ सकती है आपको, वरना तो ये बड़े आराम से सोच सकते हो। x² + x + 1 और यहाँ से dx है ना। पहले देखो, पहले एक्सरसाइज में उन्होंने हर किसी क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा था, बाद में फिर जरा शॉर्टकट तरीके से लिखना शुरू कर दिया है। तो पहले प्रॉपर फॉर्मेट में क्वेश्चन को लिख लेंगे, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में उन्होंने लिख रखे थे उस तरीके से लिख लेंगे क्वेश्चन को पहले। हाँ जी सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज है, तो सोच के बता सकते हैं किसको मैं टी मानने वाला हूँ यहाँ पर। इजी है, सोच सकते हो बड़े आराम से। एक्स नहीं, एक्स को टी मानने से तो बस केवल ये होगा क्वेश्चन टी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे फायदा क्या? अरे नहीं, हाँ सोचो सर x² + x + 1 को। बिल्कुल सही कह रहे हो, x² + x + 1। चलो ये बताता हूँ मेरा। अब dt/dx करो तो क्या बन गया 2x + 1। ये तो क्लियर है ना, 2x + 1 बन जाएगा इसका डिफरेंशियल, है ना। x² का कितना हो गया 2x और x का क्या हो गया 1। अब देखो गौर से देखना है यार, अरे यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से क्या हो गया 2x + 1 अंडर रूट के अंदर कितना हो गया। अब सभी शायद समझ पा रहे होगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा आपसे, कि जैसे ही मैंने इसको टी माना 2x + 1 × dx, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये 2x + 1 × dx dt बनाएगा नहीं बनाएगा, है ना। तो 2x + 1 dx यानी कि 2, और इसने क्या बना दिया यहाँ पर dt, और अंडर रूट के अंदर क्या हो गया एक तरीके से t। अब क्वेश्चन खत्म ही हो गया, कुछ क्वेश्चन को बचता ही नहीं है। √x या dx या √t dt कोई फर्क नहीं पड़ता। बताएंगे जरा इसका फॉर्मेट क्या है सब, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? हाँ सर 2/3 × t⁻3/2 क्या हो जाएगा 1/2 + 1, है ना। ये तो 3/2 और नीचे भी कितना आएगा 3/2, और बाहर आके क्या हो जाएगा वो 2/3, और प्लस का क्या हो जाएगा c। ये तो समझोगे ना 1/2 + 1 यानी क्या आंसर आ गया 4/3, और t की पावर कितना हो गया 3/2 + c, और t की वैल्यू लगा देना, वो तो फॉर्मेलिटी है, वो अब करेंगे। मेन होता है इंटीग्रल के निशान को हटाना, बाकी तो फॉर्मेलिटी ही है ना, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे उससे हम वापस t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम कहते हैं जब क्वेश्चन x के फॉर्मेट में है तो आंसर भी तो x के फॉर्मेट में ही लिखा जाएगा। अभी समझ आ रहा है कि क्यों छोटी माना हमने, है ना। ये थोड़ा सा हाँ क्वेश्चन डाल रहा हूँ सर, क्वेश्चन डाल रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ ये थोड़ा सा क्या ना, ये प्रैक्टिस से आएगा, थोड़ा सा आपको है ना, थोड़ा सा दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में आपको, मगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप सब सीख जाओगे। 1/, यहाँ पर कितना है x -
अंडर रूट एक्स और यहाँ से dx। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी दिक्कत इसलिए एकदम डायरेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा कि आपको किसको टी मानना है। तो मैं यहाँ आपको हटा दूं से मैं रूट एक्स को मैं थोड़ा आपके लिए और इजी कर देता हूँ। क्या मैं इसमें से अंडर रूट एक्स कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं? यस सर, अंडर रूट एक्स तो माइनस यहाँ पे 1। क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1। पहले इसमें किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं? अरे अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर ही तो है, क्लियर है। अब आपके लिए सोचना थोड़ा इजी हो गया, मैं सारी चीजें हटा देता हूँ। सर अंडर रूट एक्स माइनस 1 को ले तो सही कह रहे हो, तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 को क्या मानूंगा यहाँ पर मैं? टी, है ना। हो गया क्वेश्चन, अब कुछ भी नहीं है ऐसा मतलब जो आप ना कर पाओ, है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे इसको dt अपॉन dx। x की पावर कितनी है 1/2, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1, यानी कि और 1 का कितना हो गया 0। यानी कि एक तरीके से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो dt अपॉन dx ने क्या बना दिया ऐसे 2 अंडर रूट एक्स। क्लियर है? कितनी का बता सकते हो मैं अगला स्टेप क्या करने वाला हूँ? यहाँ से मैक्सिमम चीज को एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो देखो dx को उधर ले जाऊंगा, तो जब dx को उधर ले जाऊंगा तो क्या dx अपॉन अंडर रूट एक्स क्या बन जाएगा? सोच के बता चल, कोई बात नहीं। ये वाली बात समझ आ गई थी, ये वाली लाइन नहीं, चलो इसको अलग से समझा रहा। ये x की पावर 1/2 है कि नहीं, और -1 है। ये 1 कितना हो गया 0। अरे 1/2 को बाहर लो x की पावर n वाले फॉर्मूले से, है ना। क्या हो गया 1/2 बाहर, x की पावर कितना हो गया 1/2 -1, जानते हो ना। इधर डिफरेंशियल है, इधर इंटीग्रल है, और यहाँ x की पावर आ गया तो उल्टा हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। नहीं समझ आया? बस समझ गया तुम्हारे 3/2 कैसी समझ गया कि तुम कंफ्यूज हो रहे हो डिफरेंशियल और इंटीग्रल को लेकर के। d अपॉन dx ऑफ x की पावर n। पहले बताओ ये बात याद आ रही है कि नहीं आ रही? अब ये डिफरेंशियल है और यहाँ डिफरेंशियल चलता है, यहाँ डिफरेंशियल चलता है, इधर इंटीग्रल चलता है। मैं राइट साइड में डिफरेंशियल करूंगा, इधर इंटीग्रल करूंगा, है ना। अब यहाँ पर क्या था, एक तरीके से अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो क्या हो गया x की पावर 1/2 -1। सभी बात क्लियर है? इसका डिफरेंशियल करो तो क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 -1, और -1 का क्या हो गया 0। यहाँ से कितना हो गया 1/2 और x की पावर कितना हो गया -1/2। बात क्लियर समझ आ गई? -1/2 को मैं नीचे ले आया तो अंडर रूट एक्स बन गया, और ये जो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx ने क्या बना दिया, देखो 2 से चला जाएगा, क्या बना देगा 2 dt। और मेरी अगर वर्डिंग आपको ध्यान हो, मैंने कहा था dx dy dt कभी डिनोमिनेटर में नहीं आते, तो इसने इतनी चीज को एडजस्ट कर दिया। अरे मन तो फॉर्मेलिटी है ना। पहले बताओ यहाँ तक समझ आ रहा नहीं आ रहा है लॉजिक? यस सर। 2 dt कैसे आया पहले बताओ, आपको ये वाली बात क्लियर थी? चलो इसको अलग से लिखा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स बराबर, इसको ऐसे लिख दूं, बात तो एक ही है ना। इसको लिख दिया, इसको लिख दिया। अब मैं देख रहा हूँ कितना एडजस्ट हो रहा है, मैं dx को उधर लिया है ना। चलो और स्टेप बढ़ाए थे, dx अपॉन 2 अंडर रूट एक्स बराबर क्या बना दिया इसने dt। अरे यहाँ 2 तो है ही नहीं ना, तो मैंने 2 को वापस क्या भेज दिया, उधर भेज दिया। तो यानी क्या बना दिया इसने dx अपॉन अंडर रूट एक्स ने क्या बना दिया इसको 2 dt। विशेष क्लियर है आपको ये? बस एक मिनट आपको भी देखूंगा जरा, बस एक सेकंड लिख देता हूँ जरा, फिर आपको डाउट देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 बाहर आ गया और dt को मैंने पीछे लिख दिया। देखना इतनी सी एडजस्ट हो चुकी है, सिर्फ ये चीज बची है डिनोमिनेटर में, वो भी तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन, हाँ। और अब इसका इंटीग्रल गलत में था ना, ये पिछली क्लास में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हाँ पता नहीं क्या था। हाँ, ये स्पेशल केस होता है, इसको क्या लिखते हैं log mod ऑफ t प्लस का c और t की वैल्यू। सही सही कह रहे थे, है ना। स्टूडेंट को जिनको नहीं पता होता है ना, वो कई बार सोचते हैं अरे t की पावर -1, यानी इनको नहीं पता होता, उनके लिए कह रहा हूँ, वो ये सोचते हैं। अब याद हो गया होगा आपको, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में क्या बना देगा -1 + 1 करके 0 बना देगा, यानी कि आंसर ही नॉट डिफाइंड बन जाएगा। ये स्पेशल केस मतलब एक तरीके से लिया जाता है। हाँ अब बशीर आप बताओ क्या कह रहे थे, क्लियर है? सभी क्लियर है आपको? हाँ अपनी 2 बाहर है, अगर जैसे कि चलो 2 बाहर है, हाँ, और अगर प्लस में मल्टीप्लाई में नहीं है, तो हम दोनों को 2 देंगे, फिर एक को नहीं 2 बाहर है तो दोनों सुन जाएगा। दोनों को देंगे ना, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। बाहर कोई भी चीज होती है पूरे के साथ शिफ्ट होती है ना, तो एक के साथ नहीं करेंगे,
पूरे के साथ शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 तो होल के बाहर है, पूरे के बाहर है। सभी कुछ पूछना तो नहीं है? कहते आपको क्लियर है? चलिए यहाँ क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा नोट करने में थोड़ी सी जल्दी कर लेना यार, क्योंकि मैं बताऊं नहीं तो कुछ ही क्वेश्चन में 1 घंटा निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा 1 घंटा कब निकल गया। क्वेश्चन नंबर 11 मैं चाहता हूँ हिंट तो हर क्वेश्चन की दे दी जाए, और इस क्वेश्चन को मैं हिंट डाल के भी छोड़ सकता हूँ। x+4 क्योंकि उसी लॉजिक पर बेस्ड है, बस सर इसमें x+4 को लेंगे। हाँ ये सही सजेशन दिया है इन्होंने। हाँ ये आप में से कोई सजेशन देना चाहेगा? हटा दूं यहाँ साइड से, कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड, बिल्कुल सही सोचा आपने भी, है ना। थोड़ा सा गैस करोगे तो हो जाएगा, धीमे धीमे सब आ जाएगा, थोड़ा शुरू में टाइम लगता है। x+4 को क्या माना मैंने? टी। हाँ ये थोड़ा सजेशन देंगे कि मैं dt/dx का आंसर क्या लिखूंगा? 1, क्योंकि 4 का 0 हो जाएगा, dx यानी कि dx बराबर dt ही बन गया एक तरीके से ना। तो यहाँ पर सीधे सीधे dx की जगह क्या लग जाएगा? dt। यहाँ पे क्या बन गया? dt। यहाँ पे कितना है? x, और अंडर रूट के अंदर कितना हो गया? t। हाँ, अगला स्टेप मेरा क्या होगा जरा बता सकते हो? इंटीग्रल। गलत बता रहे सर हो। x को हम t-4 लिखेंगे। dt आ गया, dt आ गया तो x नहीं चलेगा, पहले x को हटाना होगा हमें। तो t+4 t-4 देखो यहाँ से ना, तो x की वैल्यू क्या लगने वाली है यहाँ से? t-4, और यहाँ से कितना हो गया? अंडर रूट t और dt। क्वेश्चन रूट तो होता ही नहीं, फिर आपको ऐसा लगेगा कि अब क्या करना है? बिल्कुल सही है ना, सर रूट t को क्वेश्चन रूट नहीं डिवाइड होता। कर देंगे t और यानी कि क्या -4 करेंगे? से। यहाँ से क्या होगा? t की पावर कितनी है? 1। यहाँ से t की पावर कितनी है? 1/2 -4, और यहाँ से t की पावर कितनी है? 1/2 और dt। अब क्या होगा? इंटीग्रल दोनों क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट होगा, है ना। यहाँ से क्या हो गया? इंटीग्रल, यहाँ से t की पावर 1 है, t की पावर 1/2, क्या मिल गया दोनों मिल करके? 1/2, 1 में से 1/2 जाएगा। अभी सर इंटीग्रल नहीं हो इसमें रहा, बन जाएगा 2/3 है ना, 3/2। अभी इंटीग्रल नहीं हो रहा। 1 में से 1/2 क्या करा? माइनस करा, और माइनस का 4, और ये t की पावर -2 ये ऊपर जाएगा। ये स्पेशल केस नहीं है, इसका क्या करेंगे? t की पावर -1/2 और dt, यानी कि अब दोनों बार वही फॉर्मूला लगेगा जो हम सबसे पहला फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, x की पावर n वाला, है ना। दोनों में ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। सही समझ आ रही है बात? नहीं लिखने के साथ साथ थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड को ध्यान रखना। तो 1/2 + 1 कितना हो गया? 3/2। बाहर कितना हो गया? 2/3 -4 -1/2 + 1 कितना हो गया? 1/2। नीचे आएगा 1/2, और ऊपर आके क्या बन जाएगा? *2 लगा देना, ये तो 42 बन जाएगा। और प्लस का क्या लगा देंगे लास्ट में? c, क्योंकि इंटीग्रल का निशान पूरी तरह से हट चुका है, तो c लगाना बस बाकी रहता है। और छोटी सी फॉर्मेलिटी में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्या करने को लास्ट स्टेप में? t की वैल्यू सर x+4 पीछे लगा दे। इसमें आंसर 2/3 √x+4 x -8 + c लिख रखा है। मतलब ये आपके आंसर कैसे मैच नहीं आएगा? करता हमारा। नो सर, ये कैसे चलिए आएगा? मैं आंसर मैच करा दूं ना। ये कह रहे हैं कि आंसर को लेके थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, तो आंसर कई बार जैसे हमने कहा कि मैच कराने पड़ते हैं ना। मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर 2/3। टी का मतलब कितना हो गया? x+4 की पावर 3/2 -4 × 8। टी का मतलब कितना हो गया? x+4 की पावर 1/2, और यहाँ से प्लस का c, ये हमारा आंसर है। मगर आंसर क्या नहीं, पीछे से मैच नहीं कर रहा, एक बार बस दिखा दो जरा। मैं आंसर पीछे चेक कर लेता हूँ, एडजस्ट करने पड़ते हैं आंसर, है ना। आंसर बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, टाइम लगता है थोड़ा एडजस्ट करने में। 2/3 पीछे आंसर लिख रहा हूँ नाम में जो दे रखा है, √× x+4, और यहाँ से कितना है? x -8। आंसर आपका ये भी बिल्कुल सही है ना, गलत ये भी नहीं है, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की बात है। हाँ जी बिल्कुल साफ पता चल रहा है। इसको देखते हुए यानी कि क्या करेंगे? 2/3 कॉमन लेंगे, और √x+4 कॉमन लेंगे। तो अंडर रूट के अंदर यहाँ पे मैंने क्या क्या ले लिया? x+4 कॉमन ले लिया। अब देखो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड कि 2/3 कॉमन आ गया, अंडर रूट के अंदर x+4 कॉमन आ गया। अरे यहाँ क्या था? 1 + 1/2, 1/2 बाहर आ गया। x+4 हाँ तो क्या बचा यहाँ से? x+4। अब 2/3 तो यहाँ तो कॉमन नहीं था, यहाँ तो 8 था ना। अरे जो कॉमन नहीं आता वो डिवीजन में चला जाता है, समझ रहे कैसे? जो कॉमन नहीं आता वो डिवीजन में चला जाता है। तो नीचे कितना आ गया? 2/3, तो ऊपर आके क्या बन जाएगा? 3/2, और ब्रैकेट, और सी तो कोई टेंशन नहीं है ना, सी का सी में सब एडजस्ट हो जाता है, सी की टेंशन मत देना जरा भी, है ना। और यहाँ से कितना हो गया हमारे पास? 2 से कितना कट गया? 4।
तो यानी कितना हो गया 2/3। कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सब आपको सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इतना सब कर रहा हूँ। यहाँ से कितना हो गया x + 4 माइनस कितना हो गया 12, माइनस का 12 और प्लस का क्या हो गया c। अरे 4 - 12 और देखो आंसर मैच कर बिल्कुल सही है। मैंने इसलिए आंसर लिख रखा है यहाँ पर क्या है ना। नहीं तो कभी देखो एक्चुअली मैं Yes, sir, अब clear है। आपकी बात का जवाब दूंगा कि अगर मान के चलिए ये क्वेश्चन आ गया कि भाई प्रूव करके लाना है, प्रूव दिस द इंटीग्रल ऑफ दिस इज दिस, अब क्या करोगे? करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा। डायरेक्ट दे नहीं सकते, टीचर जो है कोई बात नहीं, समझा मैं दूंगा। समझा मैं दूंगा। पहले बताओ 3/2 का मतलब ये होता नहीं होता 1 + 1/2 है ना। 1/2 का मतलब अंडर रूट होता ही नहीं होता। मैंने यहाँ से 2/3 कॉमन ले लिया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ छवि आपको समझा रहा था मैं, समझ आ गई बात में नहीं आई मेरी यहाँ तक, है ना। और यहाँ से क्या आ गया, अरे 1 + 1/2 था, 1/2 कॉमन आ गया तो x + 4 ही तो बचा। यहाँ से 2/3 कॉमन नहीं था, जो कॉमन नहीं आता वो डिवीजन में चला जाता है। तो 2/3 किसमें चला गया, डिवीजन में, यानी कि मल्टीप्लाई में कितना हो गया 3/2। और ये तो कॉमन आ गया था √x + 4, तो क्या लिख दिया मैंने 8 के संग 3/2। समझा रही बात नहीं? वैसे तो पुरानी चीज है मगर यूज ऑफ यहाँ 12 में हो रही है। 2 से कितना हो गया 4, 4 से कितना हो गया 12, तो x + 4 और माइनस का 12, अरे 4 - 12 क्या हो गया -8। 5 से इसका क्लियर है ना। जरूरी नहीं है हर चीज कॉमन आ ही रही हो तभी कॉमन ले सकते हैं, अरे कॉमन नहीं आया तो उसको डिवीजन में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है मेरी बात नहीं? चलिए आंसर मैच भी कर दिया। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा लिखने में थोड़ा सा जल्दी करें आप, है ना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 इजी है, और आप थोड़ा सोच पाते हो तो बहुत इजी क्वेश्चन है। x³ - 1 यहाँ से कितना है 1/3, फिर यहाँ पर है x⁵ और यहाँ से है dx। हाँ जी जरा थोड़ा सा गैस कर पाओगे कि मैं सर कैसी? 1/3 की पावर अंदर मल्टीप्लाई होगी? नहीं, हाँ जी चलो इन्होंने कुछ सजेशन दिया, मतलब सजेशन ही कह दो या क्वेश्चन कह दो इनका, कि क्या 1/3 को अंदर शिफ्ट कर सकते हैं क्या? सर ये मल्टीप्लाई है ना x⁵, मैं दोबारा बता देता हूँ और अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पर है x³ - 1 की पावर 1/3 x⁵ और डी लुक मैंने और अच्छे से लिख दिया। हाँ यार इसका जवाब देना छवि आप भी, कि ये जो 1/3 के अंदर शिफ्ट हो सकती है पावर। क्यूब रूट तो क्यूब रूट या 1/3 एक ही बात होती है। मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये 1/3 पावर अंदर शिफ्ट हो सकती है क्या? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x³ की पावर 1/3 - 1 की पावर 1/3 लिख सकते हो? हाँ, विशेष आपका क्या मानना है? ठीक है ना, x³ - 1 की पावर 1/3 है और ये मैंने ऐसे लिख दिया। हाँ इधर देखो पहले, मतलब इसके पहले सजेशन दो, क्या ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकते हो। नहीं लिख सकते, ऐसी बात नहीं कर लिख दी। सकते। अरे ऐसी बात मत करो, ऐसे तुमने सारा लॉजिक ही फेल कर दिया। a - b का होल स्क्वायर है, अब तो हमको आइडेंटिटी लर्न करने की जरूरत क्या है? तुम तो a² - b² लिख दो, लॉजिक हो गई, बन गई आइडेंटिटी। अब मैं पूछूं आपसे a - b का होल क्यूब क्या है, तो आपको इतनी लंबी लंबी आइडेंटिटी लर्न करने की जरूरत क्या थी? क्या लिखते हैं इसे a³ - b³ लिखते, लॉजिक हो गया आंसर। ये वैलिड नहीं है, ऐसे पावर अंदर शिफ्ट नहीं हो सकती। हाँ जी तो आपको भी सर क्लियर है? x⁵ मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो ऐसे नहीं कर सकती है ना। अब बात आ रही है क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे। x³ - 1 1/3 में थोड़ी हिंट दे रहा हूं आपको, जरा सोचना। क्या मैं इसे x³ × x² dx लिख सकता हूं कि नहीं? यस x की सर। पावर 5 को मैंने 3 + 2 में ब्रेक कर दिया। अब ये मैंने किया है कुछ सोच समझ के किया है। x³ - 1 को t बस बस अब मैं वही करने वाला हूँ ना। हिंट आपको मिल चुकी है कि हम किसको टी माने और क्वेश्चन को आगे आराम से बढ़ाया जा सके। यानी कि यहाँ टी क्या करने वाला हूँ, x³ - 1, ये क्या हो जाएगा dt/dx। हाँ ये बोलेंगे डिफरेंशियल क्या बनेगा,
3x 3x स्क्वायर। square. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 3x स्क्वायर dx ने क्या बना दिया dt। और यहाँ 3 नहीं है, यहाँ एडजस्ट क्या हो रहा है सिर्फ x स्क्वायर dx। तो x स्क्वायर dx क्या बना देगा, है ना, x स्क्वायर dx क्या बना देगा इसको 1/3 dt। और 1/3 क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट होने की वजह से क्या लिखेंगे इसे हम बाहर। x स्क्वायर dx ने क्या बना दिया इसको dt। x क्यूब माइनस 1 यानी कितना हो गया एक तरीके से t की पावर 1/3। x क्यूब भी हटेगा, क्या बनेगा x क्यूब बताओ जरा सभी। हाँ यहाँ से देख सकते हो कि x क्यूब क्या बन गया t+1। अब दूसरी दिक्कत खड़ी हो गई कि प्रोडक्ट रूल तो हमें यूज करना ही नहीं है 7.6 से पहले, क्या करेंगे अब। हाँ ये क्या होगा, दोनों के संग ब्रेक हो जाएगा, है ना। सभी बता सकते हो कि ये t की पावर 1/3 जब t के संग जाएगा तो क्या बनेगा, हाँ 1 + 1/3। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या बन जाएगा 4/3। और जब 1 के संग जाएगा तो t की पावर क्या बन जाएगा 1/3 और dt तो है ही। अब मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ रहा हूँ। जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो t की पावर 4/3 + 1 कितना बन जाएगा 7/3। बाहर कितना हो जाएगा 3/7। ये क्या हो जाएगा t की पावर 1/3 + 1 यानी कि 4/3। बाहर कितना हो जाएगा 3/4। और ये ध्यान रखना 1/3 दोनों के संग चलेगा, यानी कि जब आप 1/3 को लिखोगे ना इंटीग्रल करते समय तो ऐसे और प्लस का सी लगा देना, क्योंकि 1/3 दोनों के संग चलने वाला है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ऐसा लगेगा जैसे 1/3 सिर्फ इसके संग है, तो इसलिए ब्रैकेट का ध्यान रखना है ना। यहाँ तो इंटीग्रल का निशान है तो इससे अंडरस्टूड है कि 1/3 होल के बाहर इंटीग्रल में है। यहाँ पर अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ऐसा लगेगा 1/3 से पहली वाली टर्म के संग है और आपका आंसर लॉजिकली थोड़ा सा गलत माना जाएगा। क्लियर है मेरी बात ये। चलिए साथ साथ रिवाइज करेंगे। हाँ बोलो। हाँ अच्छा अच्छा ओहो, ये थोड़ा सा थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट मार्किंग कर देते हैं यार। हैं नहीं, पहले तो इंटीग्रल होगा ना dt के फॉर्मेट में, पहले इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल तो इसी का हो सकता है ना, और आपने x³ - 1 पुट कर तो फिर इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला नहीं है। अरे इतना एडजस्टमेंट टी करके इसलिए तो करना पड़ा क्योंकि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं था। अगर आपने टी की वैल्यू पुट कर दी ना वापस यहीं पहुंच जाओगे, यानी कि फिर इंटीग्रल में फंस जाओगे जाकर के, फिर इंटीग्रल नहीं होने वाला। हाँ चलिए बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन है बस थोड़ी सी हिंट देके छोड़ा जा सकता है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। हो गया क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2 + 2 + 3x³ और होल की पावर भी कितना है क्यूब। कंफ्यूज ना हो जरा भी, है ना, पावर का जाना है, पावर क्यूब है और उसकी भी पावर होल क्यूब है और यहाँ पर dx है। चलिए स्नेहा का सजेशन आया है और सही सजेशन दिया है। हाँ बताओ किसको। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। समझ में आया सभी आपके नहीं कि इस पूरे को क्या मान लो टी मान लो, इससे क्या होगा पूरा का पूरा न्यूमरेटर ही एडजस्ट हो जाएगा। कांस्टेंट की तो हमें टेंशन होती नहीं, अरे कांस्टेंट तो इंटीग्रल से बाहर आ जाता है। ये बात सही कह रहे हो। t = कितना है 2 + 3x³। यहाँ से क्या करेंगे dt/dx। 2 का क्या हो गया 0, 3x³ का कितना हो गया 3x²। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x² dx क्या बना देगा, जाना मेरा 1/9 dt। तो समझ रहा हूँ कि 1/9 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आप देखेंगे तो न्यूमरेटर एडजस्ट होके क्या बन गया 1/9 dt और 1/9 क्या हो गया बाहर, और dt कभी डिनोमिनेटर में नहीं आता। 1/, में कितना हो गया t का क्यूब। अब वही वाली बात है, क्वेश्चन रूल तो होता ही नहीं, अब फिर क्या आप कैसे करोगे इसका इंटीग्रल। t की पावर -3। वही देखो ना x² dx तो 1/9 dt बना ना, भाई उसने तो पूरा एडजस्ट कर दिया ना, जब भी तो 1/9 dt बना। हाँ सभी क्या करने वाला हूँ मैं इसमें इंटीग्रल सही कह रहे हो, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि इंटीग्रल करने वाला हूँ। अब इंटीग्रल कैसे करूँगा ये बताओ।
अरे सीधी सी बात, केवल 1/t एक स्पेशल केस होता है ना। ये बात तो याद होनी चाहिए आपको, तुरंत याद दिमाग में आनी चाहिए। क्या करने वाले हो, t की पावर -3 और dt, यानी कितना हो गया 1/9, t की पावर -3 + 1 कितना हो गया -2, नीचे कितना हो गया -2 प्लस का c, यानी कि -1 में कितना हो गया 18। अरे t की वैल्यू क्या लगाई मैंने 2 + 3x³ होल की पावर -2 + c, या नीचे आके +2 लिख दो, मतलब इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे +2 बन जाएगा, तो c लगा दो, वो भी सही है आंसर, ये भी ठीक है। चलिए सभी क्लियर है। स्नेहा कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, सर 14 क्वेश्चन भी हो गया, उसमें इजी है। आप इनका कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन में जरा ज्यादा सोचना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन बहुत आराम से भी हो जाते हैं। मगर 1/3 दोनों के संग लिया ना, तुमने यहाँ कैंसिल कर दिया तो फिर इसके संग नहीं जाने वाला 3। हाँ ऐसे छोड़ दो तो भी गलत नहीं है, या 1/3 इसके संग भी जाएगा, 1/3 इसके संग भी जाएगा, यानी कि 3 कैंसिल सिर्फ इसके संग नहीं होगा, इसके संग भी होगा, यानी कि 3 ऊपर से कॉमन ले लो तब काट दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब बता रहा हूँ आपको लॉजिक में, आपको लॉजिक बता रहा हूँ, ये लॉजिक कॉमन लेके काट दो बस, और 3 बाहर ले लो और 3 से 3 काट दो, है ना? क्योंकि दोनों के संग कैंसिल होगा ना। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, जरा सोचेंगे, बहुत इजी है, थोड़ा सा दोनों के फॉर्मूले पे आपको कमांड होना चाहिए ना, तो बहुत आराम से आप सोच सकते हो। log x की पावर m और dx, बहुत इजी है, बिल्कुल ठीक साफ पता चल रहा है ना, कि log x को t मानेंगे तभी तो 1/x करके एडजस्ट होगा, तो t किसको मानेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर log x को, तो dt अपॉन dx क्या बनाएगा 1/x। अब क्या करने वाला हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि dx dt कभी डिनोमिनेटर में नहीं आते, तो dx को उधर लेके जाऊंगा, तो dt बराबर क्या बन गया 1/x, और यहाँ से क्या बन गया dx। हाँ ये छवि यहाँ तक क्लियर है, अब क्वेश्चन हो गया, बस कुछ खास बचता नहीं है इस क्वेश्चन में। अब आप देखेंगे कि इतनी चीज एडजस्ट होके क्या बन गई, इतनी चीज एडजस्ट होके क्या बन गई dx/x dt, तो मल्टीप्लाई वन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, मगर नीचे क्या है log x, और जब dt आ गया ना तो t नहीं चलेगा, सर मैंने dt आ गया, क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब dt आ गया तो सॉरी x नहीं चलेगा, log x नहीं चलेगा, है ना। log x के लिए क्या लगाएंगे t, यहाँ से कितना हो गया t की पावर m, t की पावर m यानी कि t की पावर क्या बनेगा -m और dt, इसका इंटीग्रल कैसे वाले फॉर्मूले से होगा, वही पहला वाला फॉर्मूला, यानी क्या हो गया -m + 1, या -m + 1 लिख दो या 1 - m लिख दो, बात तो एक ही है ना, और प्लस का क्या लगा देंगे c, और t की वैल्यू क्या लगा देंगे वापस log x की वैल्यू क्या हो गई, मतलब log x की वैल्यू क्या 1 - m, और नीचे कितना हो गया 1 - m और प्लस का c, ये बिल्कुल सही आंसर है। आरब ने अभी ज्वाइन किया है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, सारे वो टी माने वाले क्वेश्चन ही करा रहा हूँ ना, और रिकॉर्डिंग पे भी क्लास है, तो बाद में बड़े आराम से देख सकते हो, और बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं यस सर, है। समझ में आ गया, इजी है। log x को मैंने टी माना 1/x यस सर dx हो समझ गया, गया। चलिए समझ में गया एक्स कि डी टी डी एक्स हो गया। हाँ कहीं कोई भी दिक्कत है कहीं पर भी, तो वो क्वेश्चन नंबर, चलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ 15 और भी ज्यादा इजी, और भी ज्यादा इजी है, सर मतलब 9 बहुत आराम - 4 से x सोच स्क्वायर को सकते हो। लेंगे t। 15 क्वेश्चन बहुत इजी है, कैस करेंगे यार, यहाँ पर है x और डिनोमिनेटर में कितना है 9 - 4x² और dx। हाँ बोलो, ये कैसे करा है, x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ बस वही है ना, देखो वही चीज यहाँ लगी है, ये x एज्यूम करो देख तरीके से, हाँ -m + 1 होगा, मैं कह भी रहा था कि आगे पीछे करने तो कोई फर्क नहीं है ना, अरे -m + 1 के लिए 1 - 1 बात तो एक ही है, ठीक है चलो क्लियर है। हाँ जी जरा थोड़ा सा देखो, दोनों चीज को बैलेंस करो थोड़ा सा, मतलब सोचो भी, है ना, सिर्फ लिखने से, सिर्फ लिखोगे तो 50% ही मैक्सिमम सीख पाओगे, और सोचोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे यहीं से ही, है ना, बहुत कुछ आप इंटीग्रल सीख के। हाँ ये किसको मानेंगे टी, देख लो देखो मैं आपकी बात को सही सुनूं, बेटर ये कि कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंस 0 होना है, तो इसको मानोगे तो फिर एडजस्टमेंट में दिक्कत आएगी, तो पूरे को टी मानो क्योंकि ये तो 0 भी जाना है अल्टीमेटली, है ना, तो इजी हो जाता है क्वेश्चन। टी
चलो मैं उसको बताऊंगा जरा, पहले इसका डिफरेंशियल करूंगा, फिर स्टेप समझाना ज्यादा इजी होता है। 9 का डिफरेंशियल क्या हो गया 0, -4 को साइड में रखेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो गया 2x, और जो बार बार कह रहा हूँ राइट साइड में डिफरेंशियल, लेफ्ट साइड में इंटीग्रल, दोनों चीज साथ साथ चलती हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो -8x dx क्या बनाएगा dt। हाँ जी, अगला स्टेप क्या होने वाला है मेरा, पहले तो है, मैं सेव को कर देता हूं। हाँ बेटर ये है कि एडजस्ट क्या हो रहा है सिर्फ x dx, तो क्या बना देगा -1/8 dt। अब आप देखेंगे कि पूरा का पूरा न्यूमरेटर ये एडजस्ट हो गया, और क्या बना दिया इसने -1/8, वो कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रल से बाहर, और क्या बन गया यहाँ पर dt, और डिनोमिनेटर में अल्टीमेटली t ही बनेगा। इसका इंटीग्रल तो बताने की जरूरत ही नहीं है अब तो, log t है ना, क्या हो गया आंसर log mod t, मतलब कितनी का करेंगे मेरे से पूछे log mod t जानते हो ना log mod t, और 9 माइनस क्या हो गया एक तरीके से, है ना 4x² और प्लस का c। क्लियर है? हाँ ध्यान रखना पॉइंट, हाँ इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं इसको ना, जहाँ लिमिट नहीं होती उसको कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल, और इंडेफिनिट इंटीग्रल में c लगाया जाता है। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कृतिका की बात ही कर रहे हैं ना, कि बीच में जरा सा स्टेप गलत हो गया, उठा के उन्होंने 5 में से 1 नंबर दे दिया, बस 4 नंबर गायब कर दिए। अब गलती आपके हिसाब से बहुत छोटी है, मगर टीचर के हिसाब से उनको लगा कि आगे का आंसर है ना, मैं भी कह रहा हूँ ना, टीचर के अकॉर्डिंग क्या सोचते हैं कि अरे आगे तो आंसर गलत हो जाता है, या जो भी है, मतलब उनका सोच रही रहती है कि बच्चे ने बीच में गलती कर दी तो उसके सारे मार्क्स उड़ा दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेके चल रहा हूं मैं 16, बहुत इजी है, बहुत इजी है, सोचेंगे जरा। e की पावर 2x + 3 dx, पहले बताओ e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है। हाँ, सर, e e की की पावर x का पावर x। डिफरेंशियल भी e की पावर x होता है, और e की पावर x का इंटीग्रल भी e की पावर x ही होता है, और इसका नहीं है फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला तो केवल मेन फॉर्मेट में दिए होते हैं ना, तो इस क्वेश्चन को मैं अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट करूंगा। बिल्कुल सही सोचा आपने, तो बहुत इजी था सोचना कि t बराबर क्या मान लिया 2x + 3, तो यहाँ से करेंगे dt/dx, अरे 2x का 1 और 3 का 0, हाँ सिर्फ पावर को t, क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे अब क्वेश्चन क्या बन गया e की पावर t, और dx क्या बन गया 2 नहीं, 2 dx बराबर क्या हो गया dt। कई बार हम इसी को जल्दी लिख देते हैं, अरे 1/2 dt बन गया, और 1/2 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर, और एक की, और यहाँ से क्या बन गया ये dt। अगर यहाँ e की पावर x dx होता तो इसका इंटीग्रल क्या होता, e की पावर x होता, है ना। हाँ आप कुछ कह रहे थे पहले, आप ही बताओ। मैं इसको लिख देती हूँ dt/2। हाँ वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, सर वो हाफ हाँ बाहर आ जाएगा, है ना भाई। मैं इसको यहाँ से लिख दूँ, चलो ये लिख दूँ dt/2, और 2 कांस्टेंट होने के से बाहर, तो 1/2 है ना, और एक ही, वो तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ना भाई, मैं क्वेश्चन आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। वैसे एग्जाम में अगर सपोज करो मेरे को भी करना होता तो मैं भी इतनी जल्दीबाजी नहीं करता कि 2 को बाहर रख दिया कि एक लाइन में खत्म कर दूं क्वेश्चन को, तो ये तो आप सब सीख चुके हो, है ना, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ क्वेश्चन, मतलब समझ गए ना लॉजिक। हाँ जी, e की पावर t dt का, अगर e की पावर x dx का इंटीग्रल क्या है e की पावर x, तो e की पावर t dt का इंटीग्रल क्या होता है, अच्छा भी बताओ जल्दी से, इसका इंटीग्रल क्या होगा, यही होगा, क्या लिखूंगा बताओ, t और प्लस c मत भूल जाने, जैसे आप कह रहे c भूल जाते हैं, c लिखा जाता है, c फॉर्मेलिटी है। अब लास्ट स्टेप क्या हो गया, अरे t की वैल्यू लगाना, t की वैल्यू क्या हो गई 2x + 3 और प्लस का c, आंसर खत्म, पूरे मैंने कंप्लीट कर दिया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, नहीं है मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, मतलब बहुत इजी है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, क्योंकि आप बस केवल हिंट याद रख लो तो इसको टी मानना है, बाकी तो खुद भी कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी, अरे मेरे को देखो इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकता था, मगर डायरेक्ट लिखा नहीं था, मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था ना, वरना तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। हाँ जी बताएंगे, इसमें थोड़ी दिक्कत आ गई है ना, इसमें थोड़ा सा
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो कि यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, हटा तो सभी में, बताओ किसको टी मानने वाले हैं यहाँ पर हम? सर एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे? टी। तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या बना देगा? 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2x dx बराबर dt। तो मैं इसको कई बार थोड़ा जल्दी करके लिख देता हूँ कि x dx क्या बना देगा? हाफ dt। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत होनी चाहिए किसी को। अरे 2 क्या जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा। इससे क्या हुआ? न्यूमरेटर पूरा एडजस्ट हुआ। यहाँ से कितना हो गया? 1/2 और यहाँ से dt और e की पावर क्या बन गया? t। और इसमें थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना पड़ेगा, सोचना है थोड़ा, इतना मजा 2 मिनट के लिए यहाँ पे आगे आप थोड़ा फंस सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ए की पावर क्या हो जाएगा? -t और dt। अब कोई सर आपको बता माइनस सकता है? ए की पावर -t होगा इसका डिफरेंशियल। या तो -t को फिर कुछ मानो या फिर डायरेक्ट करो। कैसे डायरेक्ट करेंगे? e की पावर -t का इंटीग्रल e की पावर -t ही रहता है, मगर -t का डिफरेंशियल क्या होता है? -1। डिफरेंशियल में -1 क्या आता है? मल्टीप्लाई में। इंटीग्रल में वो -1 कहाँ चला जाएगा? डिवीजन में। चलो फिर समझाने के लिए थोड़ा, अच्छा समझ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कई तरीके हैं समझाने के। देखो पहले मेरी बात समझना है, पहले समझना है ना। अगर कहीं पर भी e की पावर 2x का मेरे को डायरेक्ट आंसर करना है, टीवी नहीं मान के चलना, मेरे को डायरेक्ट करना है, तो इसका लॉजिक समझो होता क्या है। e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x का डिफरेंशियल क्या होता है? 2x का डिफरेंशियल 2 होता है, ये तो पता होगा ना। 2x का डिफरेंशियल 2 होता है। डिफरेंशियल में 2 क्या आता है? मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रल में 2 डिवीजन में आ जाता है। अब देखो यही मैंने किया है। अरे ए की पावर -t का इंटीग्रल e की पावर -t ही रहेगा, बट -t का -1 वो डिवीजन में आ जाएगा। सही आपको समझ आया या नहीं? तो आंसर क्या बन गया इसका फाइनली? -1/2 और t की वैल्यू क्या लगा दूंगा वापस? x² और प्लस का c, मतलब ब्रैकेट में इसे कर दिया कि ये फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है। और आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं है इसमें -1 को लेकर के? सर बस 1 मिनट देख ही रहा था। चलो देख लेना, कहीं भी दिक्कत है तो मैं इसको एक स्टेप और बढ़ाऊंगा, तब क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद कुछ और नहीं है? नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो बहुत जल्दी थक जाते हो तुम तो। सर पता है क्यों मैं 3-4 चैप्टर हो गए। सर e की पावर -t के बाद क्या किया आपने? ये e की पावर -t का मैंने कहा इंटीग्रल e की पावर -t ही होता है, बट -t का -1 डिफरेंशियल में जो मल्टीप्लाई में आता है वो इंटीग्रल में डिवीजन में चला जाता है। अच्छा, फिर क्योंकि सर -t है तो -1 आ गया। हाँ, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इसको ज्यादा t मान के नहीं करना चाहता तो e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x ही रखो। अरे 2x का 2 जो यस डिफरेंशियल सर, में यस मल्टीप्लाई में सर। आता है वो इंटीग्रल में डिवीजन में आ जाता है। ओके सर, समझ गया। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल, चलो किसको याद है? हाँ जी, एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर tan sec इनवर्स square x x। 1/1 plus x square। d/dx ऑफ tan सर इनवर्स x sec किसको याद square है? x हो 1 जाएगा। 1/1 plus अच्छा, x square। 1/1 plus 1 x square, अपॉन यस में सर। 1 प्लस x²। यही कारण है कि इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x होता है। 1/1 प्लस x² का इंटीग्रल आप पढ़ोगे ना, क्या हो जाता है? tan इनवर्स x हो जाता है। हाँ चलिए, खैर क्लियर है, हटा दो से में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूले पहला है, ये तो हम पहला कहते हैं, ये फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 80। e की पावर यहाँ पर कितना है? tan इनवर्स x अपॉन में कितना है? 1 प्लस, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सर tan इनवर्स x को t ले लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना? साफ पता चल रहा है। उन्होंने जब पूछा तो उसी अकॉर्डिंग पूछा, तो आंसर को मैं लिखा रहने देता हूँ कि t बराबर क्या मानेंगे यहाँ पर? tan इनवर्स x। तो मैं वही कह रहा हूँ, देखो मैं हूं या आप हो, जब भी सोच सकते हो जब आपको फॉर्मूले लर्न हो, है ना? फॉर्मूले लर्न नहीं है तो सोचना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल गलत है। 1/1 प्लस x² dx क्या बनेगा? dt। और देखिए इसने कई सारी चीज को एकदम एडजस्ट कर दिया, यानी क्या बना दिया इसकी जगह पर? dt। और e की पावर क्या बन गया? tan इनवर्स x, e की पावर t, और e की पावर t का इंटीग्रल, बस आंसर आ गया। और t की जगह वापस क्या लगा देंगे? tan इनवर्स x और प्लस का c, और मैं इसको अच्छे से माइनस, बस आंसर ही।
देखिए मैं थोड़ी सी सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ जरा। क्वेश्चन नंबर 19 को कराऊंगा 20 के बाद, क्योंकि 20 समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो मैंने 20 पहले समझाता हूँ, फिर 19 पे आऊँ। हाँ मतलब समझ में आएगा आपको जल्दी, इसलिए मैं थोड़ा सीक्वेंस को चेंज कर रहा हूँ। जितना डेडिकेशन से आप मोबाइल देखते हो उतने डेडिकेशन से अगर फॉर्मूला लर्न कर लो ना तो 4 दिन में याद हो जाएंगे सारे। फॉर्मूले टोटल अगर आप देखेंगे ना तो होंगे 40 के करीब, मगर ऐसा नहीं कि 40 ही हैं, काफी फॉर्मूले एडजस्ट होकर के बन जाते हैं एक दूसरे से। 2x माइनस फॉर्मूले का सेट देखो, फॉर्मूले का सेट में देखो सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। फॉर्मूले का सेट अगर आप देखेंगे और सर इसको हम e की पावर x से डिवाइड करेंगे पहले। अच्छा हाँ तो फॉर्मूले रन कर लो सारे, सेट तो ही आपके पास। और हार्ड कॉपी चाहिए मतलब प्रिंट आउट चाहिए तो मेरे को बता दो, मैसेज करना, अगली क्लास में आ जाएगा आपके पास। हाँ मैं मैसेज डाल देना मेरे को, मैं मैसेज देखता हूँ ना ये प्रिंट आउट। हाँ मैसेज डाल देना, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी मैं बाहर। हाँ मैं मैसेज के लिए कहता हूँ, किसी को भी अगर प्रिंट आउट चाहिए तो बस एक बार मैसेज डाल दो, अगली क्लास में आ जाएगा। हाँ बताएंगे यार इसमें क्या करेंगे हम? सर इसको हम पहले e की पावर x से डिवाइड करेंगे। नहीं नहीं, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस, पूरे के पूरे डिनोमिनेटर को मैंने t मान लिया और क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हो गया, कुछ खास नहीं है। ठीक है हाँ छवि बताएंगे यार, यहाँ से क्या करेंगे dt अपॉन dx। हाँ e की पावर, यहाँ डिफरेंशियल चल रहा है ध्यान रखना, तो e की पावर 2x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर 2x इंटू 2 प्लस e की पावर माइनस 2 और क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हो गया है ना। यहाँ से क्या करेंगे dt अपॉन dx, 2 को मैंने बाहर ले लिया, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यानी कि e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू dx बराबर क्या बना देगा इसको dt/2। अब देखेंगे आप पूरा का पूरा न्यूमरेटर एडजस्ट हो गया है। ये क्वेश्चन मैं पहले क्यों करा रहा हूँ आप समझना, इसमें 19 में आपसे डिस्कस करूंगा इस चीज को फिर मैं। तो ये क्या हो गया पूरा dt और बाई 2, यानी कि 2 को कांस्टेंट होने की वजह से बाहर, और नीचे क्या बन गया नीचे t। अब तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, हाफ लॉग मॉड टी, और टी का मतलब नहीं मैं कह रहा हूँ पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब तो मैं उल्टा बात कह रहा हूँ, क्या पूछने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतनी बार। हाँ जी छवि क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, अरब कुछ पूछना तो नहीं है, उस पर डाल सकते बोलो। चलो क्वेश्चन डालो, बस सिर्फ क्वेश्चन डालो। बढ़िया बढ़िया, जो भी कभी भी है ना, कभी भी, अरे कभी भी आपको मैसेज में तो हम कहते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, कभी भी मैसेज डालो है ना। रात को 12 बजे पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत, तुरंत मैसेज डाल दो। मैं अपना डाटा या मोबाइल जिस समय बंद करता हूँ 12 बजे, मगर कोई बात नहीं सुबह देख लेंगे, मैसेज करने में क्या दिक्कत है, ये तो प्लस पॉइंट है। कई बार मैं भी रात को 12 बजे मैसेज करता हूँ स्टूडेंट को किसी चीज को लेकर के। अब रात को बैठा हूँ, मेरे ध्यान आया कोई चीज कि स्टूडेंट को मैसेज करनी है, तो मैं रात को 12 बजे करता हूँ। मैसेज तो मैं मान के चलते हैं कि स्टूडेंट उस समय नहीं देखेगा तो सुबह देख लेंगे, क्या दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 19 वापस आ रहा हूँ पिछले वाले क्वेश्चन पे, e की पावर 2x माइनस 1। देखिए मैंने 20 वाला क्यों कराया, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 20 बनाऊंगा। इस क्वेश्चन को सर क्या इसमें बनाऊंगा, e की पावर x से डिवाइड कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल कह रहे हो, जिसने 19 कर लिया ना वो 20 तो अपने आप कर लेगा। इसलिए मैंने उल्टा समझाने के लिए पहले 20 कराया, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन नंबर 19 को क्वेश्चन नंबर 20 वाले फॉर्मेट में ही लेके जाने वाला हूँ। नहीं अब समझ नहीं आ रहा, थोड़ा समझ नहीं आ रहा। e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस 1 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ लिख दिया मैंने इसे e की पावर x इंटू e की पावर x प्लस 1, इसमें मैंने समझता कोई दिक्कत होनी चाहिए जरा भी। अगर मैंने यहाँ से क्या ले लिया e की पावर x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या होगा e की पावर x माइनस क्या बनेगा बताओ जरा। जहाँ कॉमन नहीं आता वहां वो डिवीजन में चला जाता है, तो आप तो जानते हो ना। नीचे से भी क्या ले लिया मैंने e की पावर x कॉमन, तो e की पावर x प्लस का क्या हो गया 1 अपॉन e की पावर x, यहाँ से क्या होगा dx, और सेम चीज है काट दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक अब क्वेश्चन क्या बन गया e की पावर x माइनस
e की पावर माइनस एक्स e की पावर x प्लस e की पावर, अब ये क्वेश्चन नंबर मैंने क्या बना दिया, बिल्कुल सेम 20 बना दिया। टीचर जितने भी सीबीएसई बोर्ड के होंगे, जैसे हम ही अपनी बात कर रहे हैं, हम भी सीबीएसई बोर्ड के टीचर ही हैं, हम भी सीबीएसई बोर्ड को ही पढ़ाते हैं सर, तो सबके फॉर्मेट लगभग सेम ही होते हैं, 19-20 का ही फर्क हो सकता है बस केवल समझाने के तरीके में, बाकी ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी बताओ क्या करने वाला हूँ मैं इसमें? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को t। अरे नहीं, टू गायब हो गया ना, डिनोमिनेटर को क्या मानूंगा, t, बस हो गया है ना। तो पूरा क्या बन गया, एक मैं हिंट लिख देता हूँ, अरे ऊपर क्या बन गया dt, नीचे क्या बन गया t, यानी कि log mod t। अरे t का मतलब क्या हो गया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c। अब मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया क्योंकि होना तो पूरा यही है ना, प्रोसीजर तो पूरा यही है। हाँ ये तो सेम नहीं, टी तो माना और टी इसको माना है ना, नहीं स्टार्टिंग में क्वेश्चन टी मान के नहीं होता है, फंस जाता, मतलब आपके लिए होता तो बहुत मुश्किल बन जाता है ना, तो इसको मैंने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 20 वाले फॉर्मेट में बना दिया। यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 20 बन गया एक तरीके से, है ना, डिनोमिनेटर को टी माना, न्यूमरेटर को इसने एडजस्ट कर दिया पूरी तरह से। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। वो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हिंट दे चुका हूं पहले भी, जरा बताएंगे 21 कैसे करेंगे, हिंट दी हुई है मैंने आपको पहले से ही। सर 2x माइनस 3 को ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 इंटीग्रल में tan स्क्वायर और यहाँ पर 2x माइनस 3 dx। कुछ मेरी वर्डिंग याद आ रही हो, हमने कहते हैं कि इंटीग्रल में sec स्क्वायर का फॉर्मूला तो होता है बट tan स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है, तो क्या बनाते हैं इसको, tan इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं। हाँ ध्यान रखना, हिंट दी थी मैंने कि इंटीग्रल में tan स्क्वायर x का दिखाई पड़े तो पहले क्या करेंगे, उसे चेंज करेंगे, x स्क्वायर x sec माइनस स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 और dx। अब क्या होता है, प्लस माइनस में इंटीग्रल अलग अलग हो जाता है, तो यहाँ से कितना हो गया, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस का 1 dx, 1 dx का क्या हो गया x, लास्ट में तो फॉर्मेट ये लगनी। अब केवल इसका इंटीग्रल रह गया, अब मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, आप थोड़ा समझेंगे जरा, तो समझना एक बार जरा, देखना मत जरा भी, सिर्फ sec स्क्वायर x होता तो इंटीग्रल क्या होता, tan tan x, x, तो यानी कि क्या हो गया tan x, मगर x नहीं है यहाँ पर, tan x डिवाइडेड बाय क्या 2 है 2x माइनस 3, tan 2x प्लस मगर यहाँ x नहीं है, 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 का डिफरेंशियल क्या होता, 2 2x माइनस 3 का डिफरेंशियल 2, मगर वो डिफरेंशियल में क्या आता है, मल्टीप्लाई में, इंटीग्रल में क्या चला जाता है, वो डिवीजन में, यानी कि बात समझ आई, थोड़ी नहीं आई, डायरेक्ट तरीका। और अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है सपोज करो, तो मैं 2x माइनस 3 को t मानूंगा, 2 dx बराबर dt, तो dx क्या हो जाएगा, dt बाई 2। सभी क्लियर है आपको, और अब क्लियर है वैसे कि 2 नीचे क्यों आ गया, तो खत्म, नहीं तो आंसर नहीं, मैं कह रहा हूँ कर सकते हैं, और मैंने थोड़ा और जल्दी कर दिया है ना। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं 22 को और डीप में करा सकता हूँ, चलो नहीं है कोई कंफ्यूजन तो बताएंगे ना, इसका आंसर क्या आएगा, हाँ जी सर इसका आंसर tan बताइए 7 माइनस 4x अपॉन फिर आप 7 बता सकते हो इसका आंसर क्या बनेगा, डायरेक्ट सर tan स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा, tan स्क्वायर 7 माइनस 4x अपॉन, आंसर क्या होगा, tan 7 माइनस 4x बाय माइनस 4 भाई, माइनस 4 हाँ क्योंकि इसको डिफरेंशियल सोचो, इसका 0 क्या हो जाएगा, -4, नीचे क्या हो जाएगा, -4 प्लस c, मैं इसका सही तरीका मतलब -4 नीचे ऐसे नहीं लिखते, तो -1/4, क्योंकि -4 डिनोमिनेटर में हम कभी लिखते ही नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं माना जाता वो, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। छवि समझ आ गई, मेरा वैरायटी मानी कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है ना, मतलब ये क्वेश्चन आता है तो एक ही स्टेप में हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्चुअली मैं बताऊं ये क्वेश्चन ही वही मैं कह रहा हूँ, ये इनका यूज होता है आगे जाकर के, जब क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन आएंगे हमें ये हटा अच्छे भी नहीं, चलो ये जब कहोगे ये बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लो यारा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ 23, और बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, सर थोड़ा सा sin इनवर्स x को t मान लेंगे, और छवि शायद समझ गए होगे, क्योंकि जब तुम 10 वर्स x का डिफरेंशियल पूछ रहे थे तो इसका डिफरेंशियल याद आया था नहीं आया था,
हाँ, इसका ही डिफरेंशियल ये को क्या मानेंगे? ठीक, बस हो गया क्वेश्चन। करो जरा जल्दी से इसको। अरे अब तो देखो इस सर स्थिति इसका आंसर में हो साइन इस तरह के इनवर्स क्वेश्चन तो कर ही प्लस सकते हो। सी। इस मैं ट्राई करने के लिए कह रहा हूँ, कोई दिक्कत होगी तो मैं कर ही दूंगा। टी है ना, टी क्या मानेंगे यहाँ पर? साइन इनवर्स एक्स को, यानी कि जो डी टी अपॉन डी एक्स है वो क्या बनेगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√, के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा? डी टी। देखिए इसने इतनी चीज को क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। इतनी चीज को जैसे एडजस्ट कर दिया तो ऊपर क्या बन गया? डी टी, और साइन इनवर्स एक्स को क्या माना है? टी। यहाँ क्या लिख देंगे? टी, मगर इंटीग्रल नहीं हुआ अभी तक। हाँ सर 1/2 साइन इनवर्स का होल स्क्वायर प्लस। हाँ जी, टी का इंटीग्रल क्या होगा? टी स्क्वायर बाई 2। हाँ सही कह रहे हो। नहीं मैं तो कृतिका ही तो देख रहा था, वो सोच रहे थे ना, मैं इनसे कह रहा था कि इंटीग्रल बताओ, तो सोच रहे थे कि टी का इंटीग्रल क्या होगा? टी स्क्वायर बाई 2। और टी की नहीं, अब तो मैं इनकी तरफ ज्यादा फोकस कर रहा था, मैंने आपकी तरफ इतना देखा नहीं आज इस समय। तो टी का मतलब कितना हो गया? साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का सी। क्लियर है मेरी बात ये? चलिए, तो वो कह रहा था ऐसे कोई दिक्कत नहीं। मैं कहूँ ये सब चीजें ये आगे चल के रिपीट भी होंगी, है ना। ये लॉजिक जो है आगे बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे बस, है ना। तो ये लॉजिक क्या होगा? क्वेश्चनों में यूज होगा बस। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो लर्न कर लेना बहुत अच्छे से। मैंने शेयर भी किया है आपको संग फॉर्मूले का सेट पूरा। ये सब जरूरत पड़ने वाली है आपको, है ना। ये आपको कमांड होने चाहिए सारे फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले रन होंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। हाँ 2 cos x बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा सोच के बताएंगे। अपॉन यहाँ पर है 6 cos x प्लस का 4 sin x और dx। हाँ जी बताएंगे जरा, क्या करें आप? क्वेश्चन बता रहे थे क्या? क्या बताना चाहते थे? कुछ कह रहे थे? हाँ जी बहुत इजी सर क्वेश्चन है। 6 cos x प्लस 4 sin x को t मान लें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ कॉमन भी ले सकते हैं, या चलो मैं पूरी मान लेता हूँ। 6 cos x है ना प्लस का 4 sin x को क्या मान लिया मैंने? ठीक, ऊपर से कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, है ना। अब बताओ इसका डिफरेंशियल क्या होगा, जरा सोच के बताएंगे। 4 cos x minus 6 cos sin x का x। डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, है ना। डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। इंटीग्रल क्या होता है? प्लस का साइन एक्स होता है। बहुत ध्यान रखना आप, मैं dt अपॉन dx अंदर डिफरेंशियल कर रहा हूँ। अब वो जगह गई हुई तुम्हें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, प्लस का कितना हो जाएगा? क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? cos x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dt, और बेटर है मैं एक बार में काम कर लेता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन भी ले लेता हूँ। 2 कॉमन लिया तो क्या बन गया यहाँ से? 2 cos x माइनस 2 आगे पीछे कर दिया मैं तो आपको जल्दी एक साथ दिखाई पड़ जाए ना एडजस्ट होकर के। और यहाँ से कितना हो गया? dx। इतनी चीज एडजस्ट हो रही है तो क्या बन जाएगी एडजस्ट होकर के? dt बाई 2, है ना, क्योंकि ये 2 जो है डिवीजन में आ जाएगा। सही समझा रहे हो नहीं? चलो समझ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ रहे। देखो मैं कह रहा हूँ इस समय तो मैं समझाने पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। dt अपॉन dx लिखा तो 6 cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, sin x का डिफरेंशियल cos x, समझ में आ गई। मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं? जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो गया? 2 cos x माइनस का 3 sin x, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? अरे देखो ये पूरा न्यूमरेटर एडजस्ट हो गया, यानी क्या हो गया? 2 cos x माइनस का 3 sin x इंटू dx ने क्या बना दिया इसको? dt बाई 2। यानी कि अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर एडजस्ट होकर के, और अब मुझे लगता है आपकी क्लास छूट गई है, मतलब साइंस वाले तो अकाउंट्स वाले सर आपके मतलब जाने वाले हैं, तो इसी को लास्ट रखते हैं ना dt। और नीचे क्या बन गया यहाँ पर? t बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि अब तो फॉर्मेलिटी रह गई है log mod t, और t की वैल्यू क्या लगा दूंगा यहाँ पर? 6 cos x प्लस का कितना है? 4 sin x और प्लस का c।
क्वेश्चन सर यहाँ पर ही पीछे 1/2 log मॉड में 3 cos x plus 2 sin x लिखा हुआ है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्या है ना, रीजन ये है, चलो मैं ये कुछ कह रहे हैं आंसर को लेकर के, तो मैं आंसर को एक बार एडजस्ट करता हूँ। हाँ आप क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। आंसर को लिखने के तरीके थोड़े अलग हो सकते हैं। इन्होंने क्या किया, यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया, क्या हो गया 3 cos x प्लस का 2 sin x प्लस का c 1/2 log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n, log m यानी कितना हो गया 3 sin x प्लस का 3 cos x, है ना। थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं यार, यहाँ पर है 3 cos x, कितना हो गया 1/2 log m इंटू एन यानी कितना हो गया log m प्लस का log m यानी कि 3 cos x जी और प्लस का c। अच्छा, आपको सॉरी इसलिए आपको समझ में आ रही बात मेरी? यस सर। अब क्या हुआ देखिए 1/2 log 2 प्लस 1/2 log, और यहाँ से कितना हो गया सर 3 log 2 तो होता ही प्लस 2 नहीं है। sin x प्लस c। अरे ये भी तो एक कांस्टेंट ही है और ये भी एक कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट को कांस्टेंट के संग मर्ज कर देते हैं, यानी कि 1/2 log 2 c के संग क्या हो गया, मर्ज हो गया, यानी क्या हो जाएगा 1/2 log, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 cos x प्लस का 2 sin x प्लस c, यानी कि आंसर वो भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है। ये पीछे लिखा हुआ था आंसर, तो कहते पीछे वाला आंसर कैसे आएगा, है ना। तो ऐसे एडजस्ट करा जा सकता है, पर वो केवल जब भी मजबूरी है जब वो प्रूफ करने के लिए कहे, नहीं तो आंसर ये भी बिल्कुल सही है। ओके सर समझ गई। और लॉक से है ना, लॉक के है ना तू ऐसे बाहर नहीं निकल सकता, ये भी ध्यान रखना। हाँ, ये मैं सोच रहा कि तू बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि log m इंटू एन क्या हो गया log m प्लस log n। अब ये भी क्या है कांस्टेंट है, और ये भी क्या है c क्या है कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसको कांस्टेंट के संग क्या कर दिया मर्ज कर दिया। एक तरीके से जितने भी कांस्टेंट होते हैं सबको c के संग मर्ज कर दिया जाता है। भाई विशेष कुछ पूछना है इसमें? चलिए क्लियर है। तो अच्छा ये अन्य भी आ गए हैं, इनको जरा डाउट्स थे 11th क्लास के स्टूडेंट में, एक्चुअली ना अलग अलग चैप्टर शुरू कर देते हैं, इसलिए थोड़ा अलग से भी क्लास रखनी पड़ती है। चलिए स्नेहा Thank आपको you, कोई sir. डाउट नहीं? हाँ, चलिए नो वेलकम जी, सर। चलिए वेलकम वेलकम जी। थैंक यू और सर। अरब आपको कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, सर मेरा ना वेडनेसडे को पेपर होगा, तो ना मेरे को थोड़ी सी क्लासेस चाहिए थी, आपको मंडे से एक क्लास चाहिए थी। अच्छा अच्छा, देखो संडे को तो हम एक्स्ट्रा क्लास रख ही रहे हैं ना। नहीं सर, मेरे ना मंडे को टेस्ट है एक और, तो वो मंडे से पहले तो मैं क्लास ले नहीं पाऊंगा। अच्छा तो वेडनेसडे को मेरा मैथ्स का है, तो ना आप मंडे नाइट को अगर कोई क्लास अरेंज कर सकते हो। अच्छा, चलो मेरे को मैसेज कर देना एक बार, है ना, मेरे को मैसेज ओके करना, सर। फिर मैं सबसे टाइम तो मैं बताऊंगा फिर, है ना। फिर तो अलग रात की कह रहे हो तो फिर रात का टाइम फिर अलग से पूरा शेड्यूल देखना पड़ता है कि कितने बजे मैं घर पहुंच रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं रखूंगा क्लास वहाँ फिर, है ना। मेरे को मैसेज ओके करना सर। फिर उसके लिए फिर, है ना। ओके सर। ठीक ठीक, ओके जी। विशेष आपको कोई दिक्कत खेती का कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ आ रहा है? रिविजन कर देना साथ साथ, है ना, आगे जाके थोड़ा सा मुश्किल भी होने वाला है ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बाद में आपको दिक्कत आए। थोड़ी सी मेहनत कर लोगे फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। तेरे को लोकल मैक्सिमम मिनिमम बता देना। हाँ बताइए, संडे को तो है ही एक क्लास, जो भी पूछना संडे की क्लास तो आपके डाउट्स के अकॉर्डिंग चले। हाँ संडे को बिल्कुल रखेंगे तो है ही, है ना। बस टाइम का बस थोड़ा सा हल्का सा है, 11:30 12, अभी 11:30 कर दो, 11:30 कर लो, 1 बजे तक तो आपको फ्री हो जाओगे आराम से। वेलकम जी। हाँ जी अन्या, आप बताएंगे जैसे कि ना ये मतलब आपकी जो भी क्लास में आपके जो भी एग्जाम में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने रखी है क्लास, तो क्या डिस्कस करना चाहोगे इस समय? अभी तो मेरे को जो आ रहे हैं आपकी चैप्टर्स में मेरे कोई को आवाज डाउट थोड़ी, नहीं है। कोई डाउट नहीं है, कोई लॉजिक समझना रिले चाहते हो? बस रिलेशंस और फंक्शंस जो आपने कंप्लीट नहीं कराना वही दिक्कत है, बाकी सब जो अब तक आपने कराया सारा क्लियर है। चलिए एक तो मैं ना एक क्लास की रिकॉर्डिंग में लग रही थी, वो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ये बात जो हम कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं है।